Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2 Block 4 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made part 1. You will get its link in the description section, so kindly check the description section. So today's topic is ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम. ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज क्या रोल प्ले करती हैं. तो पहली बात, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज होती क्या है. सो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है हम कैसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको रियलाइज कर रहे हैं. जब कंपनी में हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमने ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज यूज की हैं. सो कोई भी हम एक्शन जो ले रहे हैं अपने प्लान फ्रेमवर्क से, वो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज के अंदर आता है. अब ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऑपरेशंस आ गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, बिहेवियरल एडजस्टमेंट आ गया. इन सब का फ्लो चेक करना कि गुड्स एंड जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अगर सेफ नहीं है कंडीशंस तो उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, ह्यूमन एसेट्स को कैसे प्रिजर्व करना है. ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के अंदर आ जाती है. तो ये कितना सारा ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है वो हम ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी की हेल्प से ही करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज जो है वो हमें इसमें हेल्प करती हैं कि सारे प्लान्स ऑपरेशंस जो हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके. ऑर्गेनाइजेशन का कोशिश यही रहता है कि एक स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो किया जाए हर चीज़ में, जैसे प्लानिंग में, ऑपरेट करने में, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने में एज अ एसेट. ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हम एचआर की हेल्प से ही कर पाते हैं और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज उसमें यूज़ होती हैं इम्प्लीमेंट करने में. नाउ एचआर मैनेजर्स जो होते हैं ना, ये ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं. जैसे हमने प्रोफेशनल के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा था कि यही एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं जहां ये सिस्टमैटिकली प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को. और कुछ भी अगर कमी रह गई तो उसको एंटिसिपेट कैसे करना है वो भी इनको पता होता है ना. ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज इन एचआर प्लानिंग के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम बात करें तो एक अच्छी एचआर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो बेस्ड होती है कि आप कितना फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हो, आप कितना आगे का सोच सकते हो कि किस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टेप्स लेगा. तो अच्छी एचआर प्लानिंग का मेन रोल यही है कि जब चेंज आए तो वो इतने स्मार्ट हो, इतने कैपेबल हो कि उस चेंज को हैंडल कर सके. सो एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सपोर्ट करती हैं स्टाफ को भी और मैनेजमेंट को भी डेली बेसिस पे कि वो कितना गोल तक पहुंचे, आज का गोल क्या था और उसको अचीव किया कि नहीं किया. तो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज जो इंक्लूड होती हैं इसमें वो क्या क्या हैं, जैसे कि स्टाफिंग हो गया है ना, कितने लोगों को हायर करना है, कितने लोगों को निकालना है, कितने लोगों को मैनेज करना है, अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है ना. मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ये भी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं किसने कितना परफॉर्म किया है, किस लेवल तक अप टू द मार्क किया है कि नहीं किया है. और बाकी कोई एचआर प्रैक्टिसेस है वो भी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के अंदर आती है. तो जब ये चीज़ें होती हैं तो हम एक ऑपरेशनल प्लान भी बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो गोल की तरफ जा रहा है या गोल से भटक गया है, एंड अगर गोल से भटक गया है तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, क्या करना चाहिए, ये सब इसके अंदर आता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज इन एचआर प्लानिंग. क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें जब हम ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं एचआर प्लानिंग में. सो ये यहाँ पे बताया. नंबर 1, ऑपरेशनल प्लान्स आर डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एचआर पॉलिसी. हम कोई भी ऑपरेशनल प्लान्स जब बनाते हैं तो किस इंटेंशन से बनाते हैं, हम इस इंटेंशन से बनाते हैं कि जो भी एचआर ने पॉलिसीज बनाई है उसको हम ढंग से प्रिपेयर कर सके और एग्जीक्यूट कर सके. प्रिपेयर तो हो गई होती है, डेवलप कैसे करें उसको, उस प्लान को, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें. सो ये सब ऑपरेशनल जो स्ट्रैटेजीज है उस वो ही हेल्प करती है हमें करने के लिए. सेकंड, रिक्रूटिंग में हेल्प करती है. स्टाफिंग, जैसे मैंने बताया था, एम्प्लॉयज़ को निकालना, रखना, अपग्रेड करना, ये सब इनका काम है. और सही लोगों को सही जगह पे रखना,
ये भी यही डिसाइड करते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज से ही पता चलता है। अगेन ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज ये भी आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सी ट्रेनिंग देनी है, जैसे मैंने पहले बताया था, और किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। देन ये कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, अगर किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है, उसको कोई और बेनिफिट की ज़रूरत है तो भी यही हेल्प करती है बताने में कि किस तरह से हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं एम्प्लॉय को। देन ये ग्राउंड भी प्रोवाइड करती है कि हमें कैसे डिसाइड करना है जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स है उसको, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली। फिर एम्प्लॉय का मोरल कैसे अप रखना है उसके लिए भी यही हम लोग को सजेस्ट करती है, हमें हेल्प करती है। एंड देन जो भी अवेलेबल स्टाफ है और जो भी जॉब है सबका, किसको कौन सा जॉब करना है, जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये भी यही डिसाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है ना, इनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे को पता चलेगी ये सारी चीज़ें जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कौन क्या काम करेगा। अगर हमने एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को नहीं चेक किया, टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं किया, और इट शुड बी रिव्यूड एवरी 2 to 3 years, और ऑनगोइंग तो होता ही रहता है, लेकिन 2 to 3 years में स्ट्रिक्टली चेक करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड्स हैं, जो उसका गोल है, वो हम अचीव कर पाएंगे और लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज इन ए बिजनेस प्लान। कौन कौन सी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज हैं जो हम बिजनेस प्लान में लगा सकते हैं। तरह तरह की स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं। बिजनेस प्लान तो हो गया कि हमने कोई प्लान बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया किसी एक्टिविटी का, कि हमें ये एक्टिविटी इस तरह से चलानी है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा करना है। अब आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन उस प्लान तक पहुंचने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत तरीके होते हैं जाने के, है ना। आपको अगर एक सक्सेसफुल नहीं रही स्ट्रेटेजी तो हम दूसरी लगाते हैं, दूसरी नहीं रही तो तीसरी लगाते हैं, लेकिन हमारा मेन रास्ता हमें पता है कि यहाँ से जाना है, लेकिन किस तरह से जाना है वो स्ट्रेटेजी होती है। तो अब दो चीजें हो गई, एक हो गया बिजनेस प्लान और दूसरा हो गया ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। तो बिजनेस प्लान इज ए ब्लूप्रिंट कि किस तरह से किसी एक्टिविटी को करना है और वो किस तरह से होगी एक टाइम पीरियड के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बट ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो होगी ये तरीके बताएगी कि किस तरह से हम उस प्लान को अचीव कर सकते हैं, उसमें हेल्प करेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज को अफेक्ट कर सकती है बिजनेस प्लान के। नंबर 1, फिजिकल सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अब बहुत सारी चीजें होती है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सो इन दोनों को हमें एनालाइज करना जरूरी है, और इनमें से कोई भी चीज हमारे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज पे इफेक्ट कर सकती है, उसको असर डाल सकती है। सो एक ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कैसे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, सो दैट फिजिकल सराउंडिंग्स हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होते हैं गोल तक पहुंचने के लिए, उनको हम अच्छे से डिसाइड करें। सेकेंड इज नेचर ऑफ द टास्क किस तरह का है, कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, तो इसको भी बड़ा इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइसिंग मैकेनिज्म। ये माइन्यूट डिटेल्स होते हैं कि आप मैन्युफैक्चर किस तरह से करेंगे, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और इसका कॉस्ट क्या होगा जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर आपने गुड्स बनाए हैं तो गुड्स की उसका चार्जेस किस तरह से होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या मेजर्स आपने लिए हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी आपने आउटपुट किया है उसको सेफ रखने के लिए, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिक्योर रखने के लिए आपने क्या काम किया है, क्या होमवर्क किया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। क्या रिस्क है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिस्क का फेस करनी पड़ सकती है, यानी अगर मान लो ये जो प्लान किया था वो फेल हो गया मार्केट में, फिर क्या करोगे। सो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। देन नेचर ऑफ द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स, यानी कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है,
आउटसोर्स कर देता है एक्टिविटीज, यानी खुद नहीं करता, किसी से करवाता है एंड फिर उनसे वो काम लेके आगे उसको मार्केट में सेल करता है, क्योंकि जिससे काम करवाया उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो अब जब हमने किसी को आउटसोर्स किया है तो वो कंपनी जिसको आउटसोर्स किया है वो किस तरह की है, उसका नेचर किस तरह का है, वो किस तरह की कंसल्टेंसीज है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें फोकस करना पड़ेगा। अगेन ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हमें और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस बिजनेस के किस तरह से किए जाएंगे, हम बिजनेस को कैसे आगे प्लान कर सकते हैं, इसमें भी वो स्ट्रेटजी हमें हेल्प करती है। अगर मान लो कुछ सक्सेस हो गई तब क्या करेंगे, फेल हो गया अपना प्रोग्राम तब क्या करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेटजीज की हेल्प से ही हम करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिसाइड कर सकता है अब बिजनेस को आगे किस तरह से कंडक्ट करना है, तो एक लॉजिकल रीजनिंग होना सारे ऑपरेशन प्लान में वो बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ ए बिजनेस प्लान। हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं बिजनेस प्लान में। तो ये स्ट्रेटजीज हमें हेल्प करती हैं कंपनीज के बारे में समझने के लिए, वेंडर्स के बारे में, पार्टनर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, इनके बारे में समझने में हेल्प करती हैं, और हमारे ट्रांजैक्शंस आसानी से हो पाते हैं अगर हमें इनके बारे में सब कुछ पता है। बाकी क्या एडवांटेजेस है, हम एक्शन प्लान बना सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को कैसे स्मूथली रन करेगा, और अगर एक तरह से नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका क्या है, तो ये स्ट्रेटजी हमें बताएगी, क्योंकि वो एक से ज़्यादा रास्ते हमें खोलती है। देन ये हम प्री प्लान टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे और कैसे जो कस्टमर्स हैं उनको हम मेंटेन कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये भी हमें बताती है। देन हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। देन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे हो सकते हैं, ये भी हमें बताती है। यही हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्टेस्ट लेवल पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी हमें बताती है। देन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उससे कोप कैसे करना है, या फ्यूचर ट्रेंड जैसा चल रहा है उसमें कैसे हमें प्रेजेंट सिनेरियोज में कोप अप करना है या उस ट्रेंड तक पहुंचना है, वो भी हमें यही बताती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है ना वो हमेशा चेंज होती रहती है एज पर बिजनेस प्लान। क्या बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हमारी नीड्स चेंज हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। देन ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज भी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो इसको एड्रेस कर सके, हमारे कॉम्पिटिटर्स को हम फेस कर सके। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तब हम क्या करें, इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, इन सारे फैक्टर्स को लेके बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें हेल्प करती हैं। Next is business plans and operational plans as a technological and innovative step in human resource strategy. Human resource strategy को HRS भी कहते हैं। So human resource strategy में अगर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डाल दें तो हमारे बिजनेस प्लान्स एंड ऑपरेशनल प्लान्स ज़्यादा बेटर क्वालिटी में परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो पहला स्टेप होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम स्टैब्लिश करते हैं। फर्स्ट फेज में ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी ही यूज़ की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका मेन फोकस यही होता है कि सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और जितने भी सिस्टम्स है ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शनल किया जाए। सो ये जो स्ट्रेटजीज हैं अगेन जब भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगेगा, कुछ टारगेट्स को पूरा करने लगेगा, तब हम स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे इसको और मॉडिफाई करने के लिए, इसमें और चेंजेस लाने के लिए। और जब ये न्यू अप्रोच को हम फॉलो करने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एक और माइलस्टोन अचीव कर लेगा। अगेन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है हम नए नए डिपार्टमेंट भी उसमें डालने लगते हैं। जैसे HR डिपार्टमेंट भी एक डिवीजन है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं, और फिर अब HR डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को सेटअप करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो हमारी बिजनेस प्लान स्ट्रेटजी है उसके अलाइनमेंट में पॉलिसीज एंड बाकी प्रोसेसेस को प्लान करे। So HR information system again another step is there। जो HR information system जब हम डाल देते हैं तो इसमें क्रिएटिविटी लाना और इनोवेटिव वे में सोचना आसान हो जाता है। पॉलिसीज को हम टेक्नोलॉजी को यूज करके बना सकते हैं। सो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज जो है ना वो कैसे एक इनोवेटिव स्टेप की तरह काम करती है HRS में। नाउ नंबर 1 इज अगर हमारे पास ऑपरेशनल प्लान है तो ऑपरेशनल प्लान की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
और एडवांस टेक्निक्स जब हम यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में हर एक चीज़ मैनेज करने के लिए, सो हम उस सिस्टम को बोलने लगते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRMIS, जो हेल्प करता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही है उसको असिस्ट करने में, क्योंकि अब हमने IT को इसमें डाल दिया है। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें सारा डाटा दे देता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है पूरी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को फॉलो करते हुए वो भी हमें पता चल जाता है। तो हम मॉनिटर कर सकते हैं उसकी प्रोग्रेस और कौन सी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, इसका भी आइडिया लग जाता है। सेकंड जो ऑपरेशनल प्लान करता है वो इसमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग करता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सी टेक्निक्स रेलिवेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सारी टेक्निक्स तो नहीं रेलिवेंट होती हैं, जो एप्लीकेबल है वही हमें लगाना पड़ेगा। तो हम HR कैपेबिलिटीज़ की कॉम्पिटेंसी को रिवील कर सकते हैं इस ऑपरेशनल प्लान की हेल्प से, और जो भी हमें ट्रेनिंग देनी है या हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखना है या क्वालिफिकेशन को चेक करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो फर्दर अगर हमारे को कुछ और इंटीग्रेशन करना है मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपोनेंट में, वो भी हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट को लिंक भी किया जा सकता है अगर हम ऑपरेशनल प्लान को अच्छे से फॉलो करें। नाउ जो स्ट्रैटेजीज अभी लेटेस्ट जो अडॉप्ट की गई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फर्दर हेल्प करती है स्टाफ कौन सा चाहिए हमारे को उसमें, क्योंकि अगर हमने न्यू स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं तो न्यू स्ट्रैटेजी का मतलब है न्यू सब कुछ नया तरीके से सोच होगी, नए तरीके के चेंजेस हम लाना चाहते हैं, न्यू स्किल्स हमें चाहिए है। तो इसीलिए जब हम स्टाफ को रिक्रूट करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी कि हम ऐसा स्टाफ रिक्रूट करें जो जिसमें इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंटीग्रिटी है, टैलेंट है, और जो भी एनवायरनमेंट में हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के वो उनके अंदर है, वो कंसिस्टेंट है, उनको हम सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनोवेशन भी हमें मिल रहा है उन लोगों से, और वो ज़्यादा फोकस्ड भी हैं। नेक्स्ट इज, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी एंड प्रोसेसेस से अलाइन कर जाता है क्योंकि उसको उस डायरेक्शन में बढ़ना है जो उसका गोल है, सो सही लोगों को रखना जो और सही रोल में रखना ये एक कंपल्शन हो जाता है, और वो तभी हो सकता है जब हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होगी। और जो मैनेजमेंट रोल्स हैं, किस तरह के मैनेजर को कौन सा रोल देना है, कौन सा मैनेजर किस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है, वो भी हमें हेल्प करता है। एंड देन इससे क्या हो रहा है, इससे हम एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव हो रहा है। जब वो सारी चीज़ें सब सही जगह पे सेट हो गई हैं तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इज, जो मैनेजर और स्टाफ ट्रेनिंग अगर हम करा दें तो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। सो अब क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में एक डिजायर्ड कल्चर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरह की चीज़ें हो पाएंगी। सो ऑर्गेनाइजेशंस अब मैनेजर और स्टाफ ट्रेनिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, उनमें स्किल डेवलप होगी, और अगर स्किल डेवलप हो रही है यानी कि वो ऐसा कल्चर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सपोर्टेड कल्चर है, ऐसा कल्चर है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कनेक्टेड फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं अपने आप को। तो ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में लीडरशिप के थ्रू। मॉडलिंग क्या होता है, लीडरशिप मॉडलिंग का मतलब होता है कैसी आइडियल लीडरशिप होनी चाहिए। सो एक दूसरे को देख के सारे मैनेजर सीखते हैं कि ठीक है उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो उसका फंक्शनल है काम। ऐसा रिकॉग्निशन भी होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं, और इंटरनल कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है इस चीज़ से। नाउ ऑपरेशनल प्लान का एक और यहाँ पे रोल्स बताए हुए हैं, जैसे कि ये ओवरऑल जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। सो अगर अलाइनमेंट कंटिन्यू किया जाए, सारे डिपार्टमेंट में जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से अलाइन हो जाए, तो 3 रीजंस की वजह से ये बहुत ज़रूरी है होना। पहला, जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ को, उनका वर्क को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड, ये जो कल्चर है वही डिटरमाइन करेगा कि मैनेजर का सपोर्ट एंड जो फ्रंट लाइन का स्टाफ है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है।
तो ये कल्चर की वजह से हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर हम अच्छे से इम्बाइब करें सब में, तो ये की फीचर होगा जो डिटरमाइन करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा कस्टमर को, देन एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, देन बाकी अगर कुछ और फ्यूचर में चीज़ें हम कर सकते हैं उसके लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया है कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी हमें हेल्प करती हैं कि वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए उसको डेवलप करने में, हेल्थ एंड सेफ्टी जो एम्प्लॉयज़ की है उसको इंक्रीज करने में, स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स की भी हेल्थ सेफ्टी के बारे में काम करने में हेल्प करती है बिजनेस स्ट्रैटेजी। नाउ बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं अगेन ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को बढ़ाने में। ये मैनेजर्स एंड स्टाफ जो है उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है और हेल्प करता है कि वो कैसे रैपिडली प्रोग्रेस करें और ऑर्गेनाइजेशन की रैपिड प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोग्रेस होगी। सो दोनों वैसे वर्सा है। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो भी अगेन इफेक्टिव सपोर्ट अगर मैनेजर्स से मिलता रहे तो फिर टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो यूज़ की जा सकती है पॉलिसीज बनाने में, गाइडलाइंस को सेट करने के लिए, देन ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड सेल्फ लर्निंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये सजेशन दिया जा सकता है, क्लैरिफाई किया जा सकता है कि कौन से अप्रोप्रिएट हम एक्शंस लें और जिससे और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट आए और ऑर्गेनाइजेशन कितने अप्रोप्रिएट टाइम में इस लेवल तक पहुंच सकता है, वो क्लैरिफिकेशन भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दे सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशनल प्लान्स जो होते हैं ये यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट्स जो एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस है उसमें बनाने में भी हेल्प करता है। तो इससे हम जो एचआर पॉलिसीज है वो इतना यूज़र फ्रेंडली होती है कि कोई भी पॉलिसी पढ़ के खुद समझ जाता है क्या लिखा है, क्या बताया जा रहा है इसमें। ऐसी प्रोसेसेस को भी इंसान खुद से समझने लग जाता है जब हम इन दोनों में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 4 MPCE 032। आई होप इसका फ्रेमवर्क आपको मिल गया होगा। सेल्फ रीडिंग इज मस्ट, तो प्लीज़ सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।